बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 17 मार्च और पाकिस्तान में पीर की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, पाकिस्तान नंबर 1 बन गया। जी हां, चौधरी निजामुद्दीन की लगातार और अनथक मेहनत का नतीजा आ गया और आखिरकार पाकिस्तान नंबर 1 बन गया और बनाया भी अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट ने। मतलब कि कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा की जो 2024 की रिपोर्ट है इमिग्रेशन के ऊपर, उसने अब डिक्लेयर किया है कि पूरी दुनिया में नौजवान सबसे ज़्यादा मायूस पाकिस्तान में हैं और वहाँ से फरार हो रहे हैं। पिछले साल 2024 की जो यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन पाकिस्तान से नौजवानों ने ली है। पाकिस्तानियों ने अपना मुल्क छोड़ा है और दूसरे मुल्कों में जाकर बसने की कोशिश की है और ये नंबर है 16 लाख पाकिस्तानी। जी हां, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, 1.6 मिलियन पाकिस्तानी। 25 करोड़ की, तकरीबन 25 से 30 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। और उसमें से पिछले साल जो रजिस्टर्ड लोग गए हैं, इसमें वो तमाम लोग शायद नहीं होंगे जो बहुत सारे इलीगल वेज से पाकिस्तान को छोड़ते हैं। ये तमाम लोग जो आगे जाकर कहीं रजिस्टर्ड हुए हैं या पाकिस्तान से रजिस्टर्ड हुए हैं, ये तमाम लीगल चैनल्स के थ्रू या सेमी लीगल चैनल्स के थ्रू जाने वाले लोग हैं। उनकी तादाद 16 लाख है। पीछे साथ ही हिंदुस्तान, जिसकी आबादी 1.25 अरब से 1.5 अरब के दरमियान है, वहाँ से सिर्फ 980, जी हाँ, 9,80,000 लोग वहाँ से गए। 1 मिलियन भी नहीं गया। अब हमारा और हिंदुस्तान का फ़र्क आप खुद देख लीजिए। आबादी के एतबार से हमारे करीब तरीन ही मुल्क है और उसके साथ साथ जो मौजूदा हालात थे वो भी वहाँ पर कोई बहुत अच्छे नहीं थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साबिका ईस्ट पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश। वहाँ से भी महज 5.5 लाख लोग जो हैं वो 2024 में उन्होंने इमिग्रेशन ली है। चाइना, कितनी बड़ी आबादी है, वहाँ से भी उतना नंबर नहीं है जितना नंबर पाकिस्तान का है। आप यूक्रेन की बात करें, जहाँ पर जंग लगी है, तो वहाँ भी 3 लाख से कम लोगों ने, हालांकि वहाँ से तो धड़ाधड़ इनखला हो रहा है और यूरोप में और दूसरी जगहों पर उनके लिए रास्ते भी खुले हैं, दरवाजे भी खुले हैं, वो उनको वेलकम भी कर रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज़। उसके बावजूद 3 लाख लोग सिर्फ वहाँ से मैक्सिमम गए हैं। और भी बहुत सारे मुल्कों का सामने डाटा है, लेकिन आप जो रिकॉर्ड आपने मतलब पाकिस्तान ने बनाया है, जिस तेज़ी के साथ हम ऊपर गए हैं इस इंडेक्स के अंदर और जिस बड़े मार्जिन के साथ हमने किसी भी और मुल्क को पीछे छोड़ा है, और हमसे पीछे सूडान है जिससे 14 लाख लोगों ने वहाँ से हिजरत की है या वहाँ से निकल के अपना जो है नया मस्कन बनाने की कोशिश की है, अपने लिए नई जगह ढूंढने की कोशिश की है। पूरी दुनिया में शायद मिलियन से ऊपर जो मुल्क हैं जहाँ से आबादी गई है, वो एक सूडान है और एक हम हैं। और सूडान को भी हमने पिछाड़ दिया है, पीछे छोड़ दिया है। हम नंबर 1 पर आए हैं और ये हमारे चौधरी साहब की दिन रात काविश थी। इसके साथ साथ ये खबर तो आपको दे दी, अब ये ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, लेकिन अब अगर हमारे यहाँ रेमिटेंसेस थोड़े से बढ़े तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर हमने किस तरीके की उसके बाद हमाकतें करनी है या उस अपनी बेसिकली बदबख्ती को कैसे बेचने की कोशिश करना है। मतलब ये नहीं बताना कि पाकिस्तानी कितने मायूस होकर यहाँ से चले गए, बल्कि ये बताना है कि कितने ज़्यादा पैसे बाहर से आना शुरू हुए हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर, अब ये जो नौजवान पाकिस्तान से जा रहे हैं, उन नौजवानों के साथ हम पाकिस्तान में क्या कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन इमरान सादिक, जिनके वालिद पहले ही वफात पा गए थे और उन्हें वालिद के जनाजे पर नहीं जाने दिया गया था, 9 मई के सिलसिले में ये गुजरांवाला की जेल में कैद हैं और इनकी वालदा बार बार, आप सबको उनकी वीडियोस याद होंगी, वो वीडियोस रिकॉर्ड करवाती थी, बार बार लाहौर हाई कोर्ट से मुतालबा करती थी कि उनके बेटे का केस सुना जाए और उसे ज़मानत दी जाए। नहीं हो सका वो। अब उनकी वालदा की भी वफ़ात हो गई है और जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला है, उनको दरख्वास्त दी गई थी कि इमरान सादिक को अपनी वालदा के जनाजे में जाने की इजाज़त दी जाए।
उस जनाजे में जाने की इजाज़त नहीं दी गई। पहले वालिद के जनाजे में भी नहीं जाने की इजाज़त दी गई, अब वालदा के जनाजे में भी इजाज़त नहीं दी गई। ये कोई दहशतगर्द नहीं है इमरान सादिक, इसे 9 मई के झूठे मुकदमात के अंदर पकड़कर झूठी सज़ा दी हुई है। ऐसी सज़ा जो मिलिट्री कोर्ट्स के अलावा अगर कहीं और चलाते तो वो कभी ना मिल सकती। तो ये हालात है, ये सब कुछ हम अपने नौजवानों के साथ कर रहे हैं। ओवरऑल गोटकी में रुकने सिंध असम्बली जाम मोहताब डार की गाड़ी पर फायरिंग, एक सिक्योरिटी गार्ड जाम बहक, 3 जख्मी। उसके बाद कोयटा एयरपोर्ट पर नामालूम मुसल्ला अफराद की फायरिंग से मुफ्ती अब्दुल बाकी नौरज़ई शहीद हो गए हैं। और आपको पता है हाल ही में एक और मुफ्ती साहब को भी शहीद किया गया जो बहुत क्रिटिकल थे DGISPR के ऊपर, और उनके बेटे ने एजेंसीज पर डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है उनकी शहादत का। अब ये एक और मुफ्ती साहब हैं अब्दुल बाकी साहब, उनको कोयटा एयरपोर्ट पर, आप सोच सकते हैं कि एयरपोर्ट की जो हदूद या इर्द गिर्द का इलाका है वो सिक्योर होता है, लेकिन वहाँ पर फायरिंग करके उनको शहीद कर दिया गया है। ये सिर्फ आपके सामने खबरें इसलिए रख रहा हूँ कि आपको ये जो 1.6 मिलियन पाकिस्तानी जो रजिस्टर्ड हैं, जो पाकिस्तान छोड़ के गए हैं, आप उसकी वजूहात समझ आएँ कि पाकिस्तान के अंदर क्या किया गया है। खरासान डायरी जो दहशतगर्दी से रिलेटेड एक फोरम है, चैनल है, जो रिपोर्ट करता है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज़ के ऊपर जितनी भी दहशतगर्दी की एक्टिविटीज़ होती हैं। खरासान डायरी कह रहा है कि उसके मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में पाकिस्तान में दहशतगर्दों के मुख्तलिफ नौइयत के 57 हमले हुए हैं, 57 अटैक्स या एक्टिविटीज़ हुई हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकारों समेत 16 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं और 46 ज़ख्मी हुए हैं। ये इत्तलात दे रही है खरासान डायरी, और ये इसमें आपके सामने हम सिर्फ पिछले 48 घंटे की बात रख रहे हैं, इसमें जाफ़र एक्सप्रेस का वाक़या जो है वो मामला नहीं है। लेकिन हम इस सब के बावजूद भी हम चलाकियां खेल रहे हैं। आपको याद होगा तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया था कि एक APC बुलाई जाए जिसमें इमरान खान साहब को भी पैरोल पर जेल से लाया जाए और बातचीत हो और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें हम कि आगे कैसे बढ़ना है इस दहशतगर्दी के नासूर से, जो कि तहरीक इंसाफ के ज़माने में आलमोस्ट ख़त्म हो गया था या काबू पा लिया गया था। दोबारा ये किस तरह के हालात पाकिस्तान के लिए क्रिएट कर दिए गए हैं, और एक ऐसी जमात जिसके पीछे 90% आवाम का वोट है, उसके लीडर को लाकर उस APC के अंदर बिठाया जाए और फिर ब्रीफिंग दी जाए कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज, हमारी अफवाज क्या कर रही हैं और क्या इनका लाहे अमल है, और फिर सियासी क़यादत उस लाहे अमल को या तो इंडोर्स करे या अपना लाहे अमल दे। लेकिन अब सिर्फ इमरान खान को बाहर रखने के लिए नई चालाकी की गई है और यह फैसला किया गया है कि अब पार्लियामेंट को एतमाद में लेना है, ताकि पार्लियामेंट से जो बाहर है उसको एतमाद में ना लेना पड़े, ना उनको बुलाना पड़े। तो सिर्फ जितने मेंबरान पार्लियामेंट के हैं उनको बुलाकर आर्मी चीफ, DGI, MI और दूसरे इंटेलिजेंस के जो सरबराहान या ज़िम्मेदारान हैं वो अब पार्लियामेंट के मुश्तरका इन कैमरा इजलास के अंदर सिक्योरिटी ब्रीफिंग देंगे। क्या ब्रीफिंग देंगे, आगे क्या मामलात होंगे, वो जब होंगे आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको ये बता दें कि ये सारी चालाकी इसलिए की गई है कि कहीं इमरान खान साहब को जो है वो ना लाना पड़ जाए। आप ज़रा इनके ख्यालात सोचें, इनकी चालाकियाँ सोचें। मुल्क जो है वो उसके अंदर जो अमन व अमान है वो मुट्ठी में से रेत की तरह सरक रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी तवज्जो जो है वो इमरान खान और उनके सोशल मीडिया पर रखे हुए हैं। अगली खबर इसी से रिलेटेड है, असद तूर साहब की खबर है। वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का PTI की जो मौजूदा क़यादत है उनसे वाहिद गिला एक ही है और मुतालबा भी एक ही है कि अपना सोशल मीडिया सरेंडर करें, अपने अकाउंट्स पाकिस्तान लाएं, अपने लोग जो वोकल हैं उनको बंद करवाएं या उनसे डिसोसिएट करें। मतलब कि जैसे अगर कोई व्लॉग करता है या अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को हैंडल कर रहा है तो पार्टी उन लोगों को डिफरेंट फोरम्स में से निकाले, उनसे डिसोसिएट करे, उनको कहे कि हम में से नहीं है, उनसे डिस्टेंस कर ले। और फिर जाहिर है जो इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स होंगे वो कहेंगे ये तो देखें इनको तो पार्टी ने भी छोड़ दिया है, इन लोगों की बात तो आप ना सुने, इमरान खान को जेल में बंद कर लिया है। अगर ये सोशल मीडिया से भी या फॉर एग्जांपल ऐसे तमाम लोग जो कहीं पर भी आवाज़ उठा रहे हैं उनसे अगर पार्टी डिसोसिएट कर देती है तो उनका ख्याल ये है कि जो पार्टी का वज़न है
वो ख़त्म हो जाएगा उनके पीछे, तो फिर लोग उन्हें सुनना या पढ़ना बंद कर देंगे और इस तरीके से हम इफ़ेक्टिवली जो चंद आवाज़ें हमारे ख़िलाफ़ बोल रही हैं हम उनको खामोश करवाने में कामयाब हो जाएंगे। तो ये अब असद तूर साहब की स्टोरी है। स्टोरी में आगे इसमें से क्या निकलता है, क्या चौधरी निज़ामुद्दीन करने में कामयाब होते हैं या नहीं, ये एक अलग बात है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूँ, जब ये रजीम चेंज हुई तो जो पहला काम किया था वो यही किया था कि लोगों को उठाना शुरू किया था। उसके बाद देखा ये काम किसी नतीजे तक नहीं पहुंचता, फिर फायरवॉल के ऊपर 40 अरब लगाया गया, फिर और बहुत कुछ किया गया। अब घूम घुमा के दोबारा आपने देखा कि पिछले 72 आवर्स में दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को उठाया जा रहा है। मतलब कि 3 साल पहले वाली पॉलिसी अब घूम कर दोबारा वही इस्तेमाल की जा रही है। जिसका मतलब क्या हुआ? जिसका मतलब ये हुआ कि बाकी दरमियान में वो फायरवॉल और वो जो तमाम स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ थी वो काम नहीं आई। आखिरकार लौट के बुद्धू घर को आए, दोबारा लोगों को ज़बरदस्ती उठा के उन्हें मारपीट करके वही तरीका जो है वो दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनको पता नहीं क्यों समझ नहीं आती कि अगर ये तरीका काम आना होता तो ये 3 साल पहले काम आ जाता। अगर ये 3 साल पहले काम ना आया तो अब ये तरीका कैसे काम आएगा? बहरहाल उसी स्ट्रेटजी को दोबारा फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। इस बार नजम सेठी साहब ने, हमने पहले भी आपके सामने रखा था, लेकिन उनका एक नया बयान है कि पीटीआई सोशल मीडिया एक जमात नहीं बल्कि एक तहरीक बन चुका है और अब इस तहरीक को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि ये खल्क़े खुदा है जो इमरान खान के साथ खड़ी है। इनमें बहुत कम लोग ऑफिशियल हैं, बाकी तो सब कारे खैर समझकर अपना हिस्सा डाल रहे हैं। इनको कोई काबू नहीं कर सकता। ये बहुत ताकतवर बन चुके हैं। ये अब आम आवाम है और ये किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया है नजम सेठी साहब का इस मामले के ऊपर कि ये जो भी समझता है कि चंद लोगों की आवाज़ बंद करके आप इसके ऊपर काबू पा लेंगे, तो ये शऊर जो है इसका जिन बोतल से बाहर निकल चुका है। इसको अब कोई भी कहे कि इस जिन को बोतल में वापस बंद कर दिया जाए तो ये नहीं हो सकेगा। अब हमें अपनी अदाएं बदलनी पड़ेंगी अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि लोग अब हम पर गलत काम हम करें भी फिर भी वो तनकीद ना करें, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो भी इसी तरह की एक मैनेजमेंट के बारे में है, जो मीडिया मैनेजमेंट की जा रही है। नुसरत जावेद साहब की खबर है। उन्होंने कहा कि हमारी फ़ौज को चाहिए था कि अपनी मनपसंद के सहाफ़ियों को साथ लेकर जाफ़र ट्रेन वाक़या दिखाते, वहाँ से बाज़याब होने वाले लोगों का इंटरव्यू करवाते। उन्होंने इस डिजिटल दौर में सब छुपाने की कोशिश की है जिसका फ़ायदा इंडिया को हुआ है। सिर्फ यही छुपाने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने सबसे पहले तो 32 घंटे तक जो हमारे DGISPR हैं वो गायब रहे, किसी शख्स ने इसकी ओनरशिप नहीं ली। 32 घंटे के बाद उन्होंने एक ऑडियो बीपर दिया, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी, अब 2 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसी इंफॉर्मेशन से डिपार्चर कर लिया, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन दी और अब जो दहशतगर्द हैं वो कोई और क्लेम कर रहे हैं। तज्जिया निगार नजम सेठी साहब जैसे और उसके अंदर बातचीत कर रहे हैं। जावेद चौधरी और नंबर दे रहे हैं। जावेद चौधरी के मुताबिक 80 के करीब फौजी एहलकार अभी भी BLA के कब्जे में हैं, ये जावेद चौधरी कह रहे हैं। तो अब जब इतनी सारी इसके अंदर मैं ये कहूँगा कि बिखरे हुए टुकड़े हैं इन्फॉर्मेशन के जो कहीं फिट नहीं हो रहे, कहीं इकट्ठे नहीं हो रहे, तो इसके बाद हिंदुस्तान ने ही ज़ाहिर फ़ायदा उठाना था या उनके मीडिया ने उठाना था और उन्होंने बिल्कुल उठाया। नुसरत जावेद की बात से भी मैं अग्री करता हूँ कि काश ये प्रिएम्प्टिवली इस सारे मामले को एंगेज करते, इंफॉर्मेशन देते, तो आज ये ना हो रहा होता। अगली खबर है, सहाफ़ियों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही। हालांकि डिजिटल मीडिया के ऊपर और दूसरी जगहों के ऊपर खासा पैसा कमा रहा है जंग ग्रुप, लेकिन ये जंग ग्रुप का पुराना वतीरा है हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम तनख्वाहें नहीं दे सकते। सहाफ़ियों की तनख्वाहें रोक लेते हैं और सहाफ़ियों को कहते हैं इदारा घाटे में है इसलिए आपको तनख्वाह नहीं दे पाते। हालांकि मिलियंस एंड बिलियंस कमाए जा रहे होते हैं कई और जगहों से। अब सहाफ़ियों को पिछले 2 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई। इस सिलसिले में अब सहाफ़ी मलक अब्दुल जब्बार ने ये कहा कि अगर तनख्वाह मीर साहब नहीं दे रहे तो वाकई हालात बहुत ही दगरगू होंगे। तो उन्होंने 420 रुपये का, ये 420 नंबर पे आपने फोकस करना है, उन्होंने 420 रुपये का मनी ऑर्डर बनवा कर भेज दिया है ताकि जंग ग्रुप के जो मालिक हैं उनके पास अगर बिल्कुल ही पैसे ना हो तो खाना शाना चाय शाय तो पी लेना उन 420 रुपये से। तो फिगर उन्होंने 420 ही का पिक किया है और
मनी ऑर्डर किया है मालिक को कि आप हमें तनख्वाह नहीं दे रहे, इसका मतलब आपके हालात वाकई बहुत मखदूश हैं। तो इससे पहले कि आपके ऊपर और सख्ती आए, चलें कम अज़ कम मैं अपनी तरफ से आपको 420 रुपये दे रहा हूँ, आप मेरी तनख्वाह मुझे अदा नहीं भी कर रहे तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ये हालात हैं। और ये तमाम लोग जिन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स लिए हैं, किसी ने क्रिकेट का कॉन्ट्रैक्ट किसी को मिला था, किसी ने कहीं से माल बनाया है, लेकिन आज दोबारा सहाफ़ियों को ये पैसे देने में नाकाम है। क्रिकेट की बात हो गई तो अगली खबर भी क्रिकेट से रिलेटेड ही है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड अभी हमें चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर नंबर 1 आने की जो शिकस्त थी, जो बदनामी थी, वो भूली नहीं कि एक दफ़ा फिर तरोताज़ा किस्म की बदनामी मिली है और शायद 91 के स्कोर पर पूरी टीम जो है वो आउट हो गई पाकिस्तान की और न्यूजीलैंड से एक दफ़ा फिर शर्मनाक शिकस्त मिली है। लेकिन वो जो पूरी कौम के साला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने क्रिकेट बोर्ड की भी धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने वजारत दाखिला में गए तो वहाँ भी धज्जियां उड़ा दी, वो अब कहीं पर ना मुंह दिखा रहे हैं ना बयान दे रहे हैं। लेकिन ये पता चल रहा है, ये अफवाह है, ये आखिरी खबर जो है ये कंफर्म नहीं है, ये अभी गपशप है इस्लामाबाद की फ़ज़ा में, इस्लामाबाद की हवा में। ये अब पता चल रहा है कि मोहसिन नकवी जो हैं उनको शायद वजारत दाखिला से हटाया जाए थोड़ी देर के लिए और वापस शायद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के लिए लॉन्च किया जाए। ये महज अफवाह है। अब ये अफवाह दुरुस्त है या नहीं है, इसके ऊपर काम करेंगे। अगर इसके अंदर कोई सिक्काबंद इंफॉर्मेशन हुई तो आपके सामने रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं के अंदर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, उनके दरमियान ये चहमगोइयाँ हो रही हैं। इसलिए हम आपके साथ ये शेयर करना हमने ज़रूरी समझा कि अगर इस चीज़ के अंदर कोई हकीकत हुई तो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। अगली खबर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है अली अमीन गंडापुर साहब की केपी से, और उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी इमरान खान के ज़माने में ख़त्म हो गई थी। फिर एक सियासी जमात को तोड़ने के लिए कई बार हमने समझाया भी कि ये ना करें, लेकिन उसके बावजूद इंजीनियरिंग की गई सियासी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का सारा फोकस उस सियासी जमात पर आ गया और फिर अब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के क्या हालात हैं वो सबके सामने है। अली अमीन गंडापुर साहब ने यह भी कहा कि हम नहीं समझते कि अफ़गान जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया उनको ऐसे मुल्क से निकालना चाहिए था, बल्कि उन्हें शहरियत दे देनी चाहिए थी। ये ज़ाहिर है वो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं, वहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से सियासी इंजीनियरिंग की। अब जिनके साथ मिलके की वो क्या कह रहे हैं वो आपके सामने रखते हैं। मिफ्ता इस्माइल जो पीडीएम गवर्नमेंट के वज़ीरे ख़जाना थे जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई थी, वो अब कह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ तमाम मामला जो हैं उस वक्त के डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम डील किया करते थे। और एक दफ़ा तो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब ने आकर वज़ीर आज़म को वज़ीर आज़म हाउस में कहा कि आप अब पेट्रोल की कीमत ज़्यादा कर दें, अगर अभी भी आपने पेट्रोल की कीमत ज़्यादा ना की तो फिर ख़जाने के मामलात भी ख़राब हो जाएंगे और आईएमएफ का पैकेज भी शायद हमें ना मिले। अब ये डीजी आईएसआई, एक तरफ हम ज़राअत में हैं, एक तरफ हम नहरें निकालने में हैं, एक तरफ हम कोई ग्रीन इनिशिएटिव ले रहे हैं, चोलिस्तान के अंदर मेला मवेशियाँ है, तो दूसरी तरफ हम पता नहीं कौन कौन से हम काम कर रहे हैं। और साथ अब पता चला है कि तेल की कीमतें भी हम ही ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो जब इतने सारे काम हमारे कंधों के ऊपर होंगे तो फिर दहशतगर्दी तो जाहिर है पनपनी है। ये अब हम नहीं बता रहे, ये मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि उस वक्त के डीजीआईएसआई जो थे वो तेल की कीमतों को भी वही रेगुलेट करते थे। तेल किस तरफ को जाना है, किस किस को तेल देना है, किस किस को तेल नहीं देना, इसका फैसला भी डीजीआईएसआई जो हैं वही कर रहे थे और तेल की कीमतें वज़ीर आज़म को डिक्टेट कर रहे थे। तो जब हमारी एजेंसीज़ के हेड ये कर रहे हों तो आप खुद ही सोच लीजिए कि फिर मुल्क के अंदर ओवरऑल जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो मेरा ख्याल है समझ से कोई बाहर नहीं होनी चाहिए। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।